ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसे बोलते हैं आपको आता होगा। अब यहाँ पे दो टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, एक होता है हमारे पास कनकेव पॉलीगन और एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन। तो जो कनकेव पॉलीगन है वो सिलेबस में नहीं है, कन्वेक्स पॉलीगन हमें पढ़ना है। तो जैसे पॉलीगन सबसे पहले किसे बोलते हैं, पॉलीगन इज अ क्लोज सरफेस विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ये जो हमारा एबीसीडी इट इज अ पॉलीगन, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज भी है। अब ये एक हमारा कनकेव पॉलीगन है। कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है कि जो कन्वेक्स पॉलीगन होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो पॉलीगन के अंदर लाई करते हैं, और कन्वेक्स पॉलीगन के डायगोनल क्या होते हैं, पॉलीगन के अंदर लाई करते हैं, और कनकेव पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो पॉलीगन से बाहर भी आ जाते हैं। डायगोनल हम कैसे बनाते हैं, अगर हमें डायगोनल बनाना हो तो डायगोनल के लिए हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड को छोड़ के कोई भी दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं तो डायगोनल बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक पॉलीगन दे रखा है, अगर हमें ई से डायगोनल बनाना है तो ई के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, एक डी है और एक एफ है। तो ई डी और एफ को छोड़ देंगे, अगर ई से डी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल नहीं मिलेगा, ई से एफ को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल नहीं मिलेगा। ये दो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के, तो ये जो सी बी ए, ये ई के तो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, ई के एडजेसेंट वर्टेक्स डी और ई है, तो इस तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर देंगे तो एक डायगोनल मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा कनकेव पॉलीगन है उसके डायगोनल पॉलीगन से बाहर भी लाई करते हैं। जैसे ये देखो, ये कनकेव पॉलीगन है, अगर मैं बी से डायगोनल बनाना चाहूं ना तो बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, एक तो एडजेसेंट वर्टेक्स ए है और दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स सी है। तो बी को ए से ज्वाइन करोगे कोई डायगोनल नहीं मिलेगा, बी को सी से ज्वाइन करोगे कोई डायगोनल नहीं मिलेगा, बट बी को डी से ज्वाइन कर दोगे तो एक डायगोनल आ जाएगा। तो ये जो दे रखा है ना, ये बी डी, इट इज अ डायगोनल। ये जो अगर मैंने बी डी किया ना तो ये डायगोनल हो गया। तो ये जो डायगोनल है ना बी डी, ये क्या हो गया, इस पॉलीगन से बाहर लाई कर गया। तो ये इस टाइप के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन। ये जो एंगल हमारा बीसीडी है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। कनकेव पॉलीगन में ये भी होता है क्या कि जो उसका एंगल होगा बीसीडी, ये वाले बीसीडी की बात करें, ये एंगल दिस इज बीसीडी, ये तो लेस देन 180 डिग्री है, ये एंगल बीसीडी जो पॉलीगन के अंदर लाई कर रहा है, ये एंगल 180 से ग्रेटर होगा। तो कनकेव पॉलीगन में दो खूबी होगी, एक तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है। दूसरा क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक दो डायगोनल पॉलीगन से बाहर आ जाए। बट जो कन्वेक्स पॉलीगन है जो हमें पढ़ना है, इस टाइप के डायगोनल हमें नहीं पढ़ने। ये जो कन्वेक्स पॉलीगन है इसमें क्या होगा कि जितने भी इंटीरियर एंगल है ना वो 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। और दूसरा क्या कि इसके जितने भी डायगोनल्स होंगे ना वो इस पॉलीगन के अंदर ही लाई करेंगे। वो डायगोनल जो होगा वो डायगोनल जो होगा वो पॉलीगन से बाहर नहीं जा सकता है। ये दो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, जैसे ये देखो, ये हमारा एक कन्वेक्स पॉलीगन है। अब ये कन्वेक्स पॉलीगन है तो इसमें कोई भी डायगोनल ले लो, ये डायगोनल बना दिया हमने, मान लो कि हमने डायगोनल बना दिया, ये भी पॉलीगन के अंदर है। ये डी से एक डायगोनल बना दिया ए, डी से दूसरा डायगोनल एफ बना लिया, डी से एक ये बना लिया बी, ये सारे डायगोनल्स हो गए ना। सी से हमने बना लिया, सी से ए बना लिया, फिर ई से बना, ये सारे डायगोनल्स क्या है, इस पॉलीगन के अंदर लाई कर रहे हैं। और इसका कोई भी इंटीरियर एंगल, जैसे अगर मैं एंगल डी ई एफ की बात करूं, या एंगल ई एफ ए की बात करूं, या एंगल एफ ए बी की बात करूं, ये जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, ये सारे इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमारे सिलेबस में है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, देख लेते हैं पॉलीगन का, ये भी 9-10 से जानते होंगे बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू पाई। ये आपको 9-10 से पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लो। मान लो कि तुमने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे देखो एक तुमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल तुमने बनाया, तो इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को, तो 3। तो मैं बोलूं इस ट्रायंगल के इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, वो होगा n-2 इंटू
पाई रेडियन। ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है? 3, तो 3 माइनस 2 डालोगे तो 1, तो पाई रेडियन आ जाएगा या पाई 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बना दिया, ये भी पॉलीगन है, 4 साइड का है, अब ये ABCD बना दिया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका सम बताओ, तो ये ऑब्वियस ही बात होगा 360 डिग्री। ये तुम्हें पता है ना कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 360 होगा। कैसे? इसमें कितने साइड्स हैं? इस क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स है। तो अगर इसमें 4 साइड्स हैं तो इसमें क्या होगा कि कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे? n-2 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे। मीन्स 4-2 डेट इज 2 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स होंगे। मतलब क्या है? ये देखो, एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना, ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है। टोटल इसमें साइड कितना है? टोटल साइड इसका एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि इसमें टोटल कितने साइड्स है तो 4, तो 4-2 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो क्या है? जैसे ये हमने बनाया ना, तो ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है, ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ओवरलैपिंग है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये भी हमारा नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है, तो जितने साइड्स होते हैं ना पॉलीगन के, उसमें से 2 कम कर दो, उतने उसके अंदर नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होते हैं। जैसे अगर मैं मान लो हेक्सागन की बात करूं, सॉरी, पहले ये देख लो कितने साइड्स है? 6, तो 6-2 मतलब 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स होंगे। नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स होंगे। देख लो 1 2, देख लो फर्स्ट 2 3 4, 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल हो गए। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का -2 कर दो। अब अगर मैं बोलूं कि इस हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम बताओ, मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बताओ, तो क्या होगा? 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल हो गए ना, तो 4 इंटू एक ट्रायंगल का क्या होता है? एंगल का सम 180 डिग्री, तो 4 का क्या होगा? 4 इंटू पाई रेडियंस, मतलब 4 पाई रेडियंस। आ रही बात समझ में? अरे इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को, मतलब कि जब तुम इस ट्रायंगल के एंगल को ऐड करोगे तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। फिर जब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करोगे तो ये भी तीनों ऐड हो जाएगा। इस ट्रायंगल के तीनों, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। इसके करोगे तो ये और ये आ जाएगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा? नहीं आ जाएगा एंगल ए, ये पूरा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, वो किसके इक्वल हो गया? 4 पाई रेडियन के। तो अब इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई पॉलीगन दे दूं n साइड का, और मैं बताऊं कि उस पॉलीगन जो n साइड का है उसमें टोटल उसके इंटीरियर एंगल का सम बताना है। जितने भी अंदर में इंटीरियर एंगल बनेंगे ना, तो उसका सम बताना है। तो पॉलीगन का साइड क्या? n, तो कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे? n-2 इंटू पाई रेडियंस। इतने जितने उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, उनका जो सम होगा वो n-2 इंटू पाई होगा। जैसे क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल में देख लो कितने, n का वैल्यू क्या? 4 साइड है, तो इसका मतलब n-2 इंटू पाई। तो 4 का मतलब क्या हो? 4-2 इंटू पाई, मतलब 2 पाई। पाई क्या होता है? 180 डिग्री, तो टोटल आ गया 360 डिग्री। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? तो यही बात इसमें यहाँ पे आगे क्या बोला गया देख लेते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल, जितने भी इंटरनल एंगल्स होंगे ना पॉलीगन के, उन सारे इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? n-2 इंटू पाई, वेयर n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। n क्या? हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा? किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ साइड्स के। ये भी हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टिसेस होते हैं उतने उसमें साइड्स होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें 3 वर्टिसेस है तो 3 साइड है। अब इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? ABC है ट्रायंगल,
तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा, n माइनस टू इंटू पाई। एन का वैल्यू क्या दे रखा है 3, बिकॉज 3 साइड है, तो 3 माइनस टू इंटू पाई डेट इज पाई 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या दे रखा है पेंटागन, 5 साइड है, तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 5। तो टोटल इसके अंदर कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे, 5 माइनस 2, 3 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे। तो 3 एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो 3 का क्या होगा 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री, तो 3 पाई रेडियन आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ बच्चों, यही है पॉलीगन में ही बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं, अगर किसी भी पॉलीगन के सारे साइड्स का लेंथ इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। जैसे ट्रायंगल के केस में हम रेगुलर ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पॉलीगन भी हमारा, ट्रायंगल भी तो पॉलीगन है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रायंगल के केस में जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर हम क्वाड्रिलैटरल के केस में हमारा रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगन का कंडीशन ही है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में। तो हमारा इसके लिए क्या बोलता हूं, क्वाड्रिलैटरल के लिए रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये स्क्वायर हो गया हमारा क्वाड्रिलैटरल के केस के लिए हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के केस में के लिए हमारा ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। जैसे मैंने एक हेक्सागन बनाया, हेक्सागन में पता होता है कि कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। अगर उन सारे साइड्स के लेंथ को हमने इक्वल कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया। हेक्सागन तो ऐसे भी हो सकता है ना। हेक्सागन में क्या होना चाहिए, 6 साइड्स होना चाहिए। एक ले लिया, 2 इतना बड़ा ले लिया, 3 ऐसे ले लिया, 4 ऐसे ले लिया, 5 ऐसे ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिया, 6 यहाँ पे ले लिया। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, बट ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है। तो ये भी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ऐसा दिखेगा। वो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर नहीं जानते हो केमिस्ट्री में, हेक्सागोनल ही तो होता है। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसमें भी 6 साइड्स है और ये सारे साइड्स इक्वल भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर का मतलब ही हो जाएगा क्या, कि अगर हम किसी भी पॉलीगन को रेगुलर बोल दिया, इसका मतलब हो जाएगा कि उस पॉलीगन के जितने भी साइड्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यही बताए, ये सारे साइड्स इक्वल है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या किया इस फिगर में हमने, इस फिगर में हमने क्या किया है कि एक पॉलीगन बनाया है जिसमें n साइड्स हैं। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, n साइड्स है तो n वर्टिसेस होंगे, तो a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट ये बढ़ता जा रहा है। लास्ट का जो इसका वर्टेक्स होगा ये an होगा। इस पॉलीगन में कितने साइड वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है। ठीक है, और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं। जैसे इसके लिए ट्रायंगल के केस में देख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने ये एक पॉलीगन लिया जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है हैविंग n साइड्स, तो n साइड्स होगा तो n वर्टिसेस होगा। उसके बाद अगर ये रेगुलर है, रेगुलर के लिए बोल रहा हूं, इररेगुलर के लिए नहीं बोल रहा हूं, रेगुलर है तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सारे लेंथ में, मतलब सॉरी एंगल का जो साइज होगा वो सेम होगा अगर रेगुलर है तो इसमें क्या बोला हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स n होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस n होगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। कब, जब ये लिख ही देता हूं रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, उस केस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, रेगुलर है तो। अब यहां पे क्या आ रहा है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, एक इंटरनल एंगल का सम क्या होगा। अब इसको समझने से पहले तुम एक एग्जांपल से समझो, हेक्सागन से समझते हैं। एक हम ना रेगुलर हेक्सागन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागन ले लिया, ABCD बोल दिया, ABCDEF बोल दिया। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स इक्वल के लेंथ के हो जाएंगे।
ये सारे एंगल्स जो होंगे थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो इसका बताओ सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 6 - 2 × 180 डिग्री। ये हमारा क्या मिल गया? ये मिल गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। एफ ये मिल गया ना हमें। एक मिनट, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमें तो क्या मिल गया? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, ये सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उनका सम। अब हमें क्या पता है कि सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल है। तो अगर मैं एक इंटीरियर एंगल की बात करूं, मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मेजरमेंट क्या है, तो पहले तो हमने ये निकाल लिया सारे इंटीरियर एंगल का सम। अब ये सारे एंगल्स भी इक्वल है, तो एक इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 6 - 2 इंटू पाई अपॉन कितने एंगल आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 4, तो 2π/3, 2π/3 रेडियन। तो इसको अगर हम डिग्री में करें तो 2π/3 इंटू 180 अपॉन पाई। पता है ना, रेडियन से डिग्री में जाते तो क्या करते हैं? 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे डिग्री हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 × 6 = 0, 120 डिग्री आ गया। हमें पता है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी सारे 120 डिग्री हो गए, ठीक है। इसी बात को यहां पे लिखा गया है, ये जो बात है ना, इसी बात को यहां पे लिखा गया है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा? सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? n × 2 इंटू पाई। वैलिड फॉर इरेगुलर एज वेल एज रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर पॉलीगन। अब मेरी बात को सुनो यहां पे ध्यान से। ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n - 2 इंटू पाई, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए भी वैलिड है, रेगुलर पॉलीगन के लिए वैलिड है, और जो रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर बोल लो, नॉन रेगुलर पॉलीगन, नॉन रेगुलर पॉलीगन ले लो, उसके लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, रेगुलर एज वेल एज नॉन रेगुलर। बट ये जो फॉर्मूला यूज किया ना अभी हमने, ये वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ रेगुलर के लिए वैलिड है। बिकॉज रेगुलर पॉलीगन होगा तभी सारे एंगल्स जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। समझ में आ रही बात? ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, वो रेगुलर इरेगुलर दोनों के लिए, रेगुलर या नॉन रेगुलर दोनों के लिए वैलिड है। बट ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है n - 2 इंटू पाई अपॉन n, ये फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर के लिए वैलिड है, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन के ही सारे इंटीरियर एंगल्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ठीक है। अब इंटरनल एंगल क्या हो गया? n - 2 इंटू पाई अपॉन n। n क्यों कर दिया? बिकॉज हमें पता है कि n वर्टिसेस है, n साइड्स है, तो n वर्टिसेस होगा, और जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे? n वर्टिसेस होगा तो n एंगल्स होंगे, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज जो हमारा पॉलीगन है वो रेगुलर है। तो जितने भी इंटरनल एंगल है उसको n से डिवाइड करेंगे तो एक इंटरनल एंगल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद कुछ रखना है नहीं, बस समझ जाओ एक बार, अगर समझ गए तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इंटरनल एंगल क्या होगा हमारा? मान लो ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन ले लिया, तो इसका तो अभी वैल्यू निकाला है 120 डिग्री। इंटरनल एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। अब आ जाओ इसमें इन ट्रायंगल, यहां पे हमने फिर एक रेगुलर पॉलीगन लिया है जिसके साइड्स क्या है? n साइड्स हैं। तो यहां से देखो A1 A2 A3, ये घूमते हुए A4 A5 करते हुए लास्ट में AN तक आ जाएगा, n साइड्स हैं। तो ये कुछ नहीं है जो अभी आगे देख रहे हो ना, ये बस मैनिपुलेशन है, मतलब देख लो क्या क्या चल रहा है एक बार, उससे ना तुमको अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम होगा तो उसमें यूज आ जाएगा कैसे हम मैनिपुलेट करते। कोई रटना वगैरह है नहीं, ठीक है, बट देख लो कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है, बहुत कुछ क्लियर होगा इससे। अब हमें पता है ना कि जो कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले ले, दुनिया का कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले ले, चाहे वो स्क्वायर ले ले, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी ले ले। मान लो कि अगर मैंने एक हेक्सागन ले लिया, रेगुलर हेक्सागन ले लिया, ठीक है, अगर रेगुलर लिया, रेगुलर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो इस हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को टच करते हुए जाए, ये देखने में सही नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है, बट फिर भी समझ जाओ ये सर्कल है, ठीक है, ठीक बन गया। तो अगर मैंने एक हेक्सागन ले लिया जो इस हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो हेक्सागन का भी सेंटर होगा, सर्कल का ये सेंटर होगा।
तो ये जो सेंटर हो गया, ये सेंटर इस सर्कल का भी सेंटर होगा और ये सेंटर इस हेक्सागन का भी सेंटर होगा। अब तुम बोलोगे कि ये कौन सी बात आ गई, नहीं, हेक्सागन में कौन सा सेंटर होता है, तो हेक्सागन में होता है सेंटर। ठीक है, हेक्सागन का सेंटर क्या होगा, अगर ये सेंटर को मैंने हेक्सागन का सेंटर बोला तो इस सेंटर के हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो लेंथ इक्वल होगा, तभी जाके हेक्सागन का सेंटर होगा। समझ में आ रही है बात। अगर इसको ओ बोला है मैंने, ए बोला, बी बोला, सी डी ई एफ बोला, तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, सब आर 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 हो जाएगा। मैंने अगर ये एक सर्कल लिया, एक उसमें मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर भी हमारा रेगुलर होता है, ये मैंने ऐसे करके स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है ABCD। अब ये जो स्क्वायर का सेंटर होगा वही सर्कल का भी सेंटर होगा। स्क्वायर का सेंटर बोलने का मतलब कि इसको तुम स्क्वायर के चारों वर्टिसेस से ज्वाइन करो ना तो ये सब इक्वल होगा। मेरी बात आ रही होगी समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जैसे एक और ले लो, पेंटागन ले लो, एक स्क्वायर हेक्सागन बहुत हो गया, पेंटागन ले लो। पेंटागन कैसे होता है, 1 2 रेगुलर ले रहे हैं, थोड़ा देखने में सॉरी ये बड़ा बन गया, छोटा बन गया, चलो कोई नहीं, तो चलो मैं बना देता हूं एक नया। पेंटागन ले लेते हैं 1 2, ये भी देखने में बड़ा बन गया। मैं कोई हाथ मेरा कंपास है नहीं, मैं एग्जैक्ट बना दूं। ABCD, बस तुम्हें समझ जाना है कि ये ABCD एक ये रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड है। अब अगर ये रेगुलर है तो ये सब इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस रेगुलर पेंटागन का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर ये सब बराबर होगा, ये आर 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 सब बराबर होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे हमने एक रेगुलर पॉलीगन ले लिया जिसके साइड्स क्या है, n साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो O है ना, इस रेगुलर पॉलीगन का सेंटर है। इसका क्या मतलब हो गया, अभी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जिसको वो सर्कल इस रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस से पास करे तो उस सर्कल का सेंटर O होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, O को ज्वाइन किया A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, तो O A1 स्मॉल आर हो गया, O A2 स्मॉल आर हो गया। फिर हमने इस रेगुलर पॉलीगन के साइड लेंथ को स्मॉल a बोला है। जो रेगुलर पॉलीगन है ना, इसका जो साइड लेंथ, एक साइड लेंथ क्या हो गया A1 AN, फिर साइड लेंथ क्या हो गया A1 A2, फिर साइड लेंथ क्या हो गया A2 A3, इसको हमने स्मॉल a बोला। फिर हमें पता है कि यहां से हमने इस सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना इस साइड लेंथ पर A1 A2 पे, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। कैसे बाइसेक्ट करेगा, ये तो ऑलरेडी पता है। अगर ये हेक्सागन है तो हेक्सागन का जो साइड, जब इस हेक्सागन को एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करेगा। अच्छा, सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब में भी अंतर पता होना चाहिए। इस पॉलीगन को ये सर्कल जो है ना सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब कि पॉलीगन अंदर है, सर्कल बाहर है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि पॉलीगन बाहर है, सर्कल अंदर है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंस्क्राइब कर रहा है। देखो अगर बन जाए फिगर सही, तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस हेक्सागन को ये सर्कल जो है, ये मतलब ये जो सर्कल है ये इंस्क्राइब्ड है इस हेक्सागन में। इंस्क्राइब का मतलब तब होगा जब सर्कल अंदर हो, और सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल बाहर हो। इस केस में सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो अगर मैं इस हेक्सागन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये तो कॉर्ड है ना हेक्सागन का, ये जो लेंथ है तो इसको बाइसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगा तो A1M और MA2 ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हमने क्या किया, जो हमारा एंगल A1OA2 है, इस पूरे एंगल को हमने अल्फा बोल दिया। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है A1OM और A2OM, ये क्या हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, A1OM और A2OM, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये A1M किसके इक्वल हो जाएगा, A/2 के। ये बात आ रही है, ज्योमेट्री आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल OA1M, ये जो हमारा है ना ट्रायंगल OA1M, इस ट्रायंगल में आते हैं। इसमें हमने tan, ये हमारा क्या है, ये एंगल θ/2 है। अच्छा, फिर एक बात और, ये अल्फा गिवन क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास है ये स्मॉल a, गिवन को मैं लिख देता हूं, a जो है हमारा ये गिवन होगा।
मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जो हमारा थीटा है ये गिवन होगा, अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा को हमने खुद से अज्यूम किया है। ए गिवन होगा, ये दो गिवन है, ठीक है, और ए गिवन होगा, थीटा गिवन होगा। थीटा क्या माना है हमने, ये जो इंटरनल एंगल है ना, ये पूरा एंगल को थीटा माना है, मतलब ये एंगल को हमने थीटा माना है, ये पूरा एंगल को थीटा माना है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो गिवन जो होगा क्वेश्चन में, साइड लेंथ गिवन होगा, सॉरी गिवन क्या होगा हमारा, साइड लेंथ गिवन होगा, मतलब पॉलीगन का जो साइड है उसका लेंथ गिवन होगा, और पॉलीगन का इंटरनल एंगल गिवन होगा। अब अगर तुमसे कुछ भी मांगे तो वो तुम निकाल सकते हो, कैसे वो सिखाया जा रहा है। यहां पे इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसको हमने क्या किया कि एंगल A1O A2 को अल्फा बोल दिया, इस पूरे एंगल को अल्फा बोल दिया। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल A1OM, और MOA2 क्या हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया कि tan ऑफ थीटा बाई 2, इस ट्रायंगल A1OM में इस एंगल जो थीटा है इस पर हमने tan लिया, तो tan ऑफ थीटा बाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा बाई 2 के अपोजिट साइड क्या, OM, वो परपेंडिकुलर हो गया। A1M क्या हो गया, बेस हो गया, तो क्या हो गया, OM अपॉन OA1। OM को हमने ऑलरेडी रहने दिया ऐसे ही परपेंडिकुलर को, और OM तो हमें नोन नहीं है, और OA1 OA1 तो A बाई 2 आ रहा है, नहीं OA1 तो R है ना, अच्छा ये A1 अपॉन M में गलती हो रहा है यार, ये यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है ना, ये थोड़ा बच्चों इसको करेक्ट कर लेना, ये A1M है। tan लोगे तो क्या होता है, इसका tan लोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, OM1, बेस क्या है, A1M। तो OM हमें नहीं पता है, A1M हमें पता है। क्वेश्चन होगा तो साइड लेंथ गिवन होगा, तो ये क्या हो गया, A बाई 2। तो यहां से हमने OM का वैल्यू क्या निकाल लिया, A बाई 2 tan थीटा बाई 2। इसको हमने इस दो को यूज करके AM का वैल्यू निकाल लिया, सॉरी OM का वैल्यू निकाल लिया। फिर अब ये बताओ, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो यहां से एक जो बनेगा ये वाला, ये भी अल्फा होगा। तो ऐसे करके कितने बार अल्फा बनेगा, n टाइम्स अल्फा बनेगा। जैसे अगर तुम हेक्सागन लेते हो, यहां पे अगर तुमने हेक्सागन लिया और इसको सेंटर, ये ऐसे हेक्सागन ले लिया, तो इसको अगर तुमने अल्फा मान लिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, रेगुलर है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी हमारा ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा अल्फा, ठीक है। क्यों 6 टाइम आएगा, बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है। तो यहाँ पे अल्फा कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, और अगर हम n टाइम्स अल्फा को ऐड कर दें तो पूरा 360 कवर हो जाएगा। तो यही बात को बोला जा रहा है, एंगल A1, लेट एंगल A1O A2, इसको हमने अज्यूम किया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में और थीटा गिवन है। तो इसका मतलब है कि बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकालेंगे ना, उस फाइनल रिजल्ट में अल्फा नहीं रख सकते। समझ में आ रही है बात, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो ए और थीटा के टर्म में होगा, अल्फा के टर्म में नहीं हो सकता, बिकॉज हमने अल्फा को अज्यूम किया है। हमारे पास गिवन क्या है, ए और थीटा। तो अब ये बताओ, एंगल A1O A2, A1O A2 को हमने क्या मान लिया, अल्फा। तो अल्फा क्या, एंगल मेड बाय साइड एट द सेंटर। ये जो साइड है ना, जो ये पॉलीगन का जो साइड A1 A2 है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा है। अब ये बताओ, अल्फा प्लस अल्फा n टाइम्स करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, पूरा 360 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा को n टाइम्स ऐड करोगे तो n अल्फा किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के। तो यहां से 2 को इधर ले जाओ और n को इधर ले जाओ, तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पाई बाई n, ठीक है। अब फिर क्या है कि हमें अल्फा तो इलिमिनेट करना है, अल्फा तो इलिमिनेट करना है। हाँ, एक चीज और गिवन होगा, n भी गिवन होगा, मतलब जो पॉलीगन है उसका नंबर ऑफ साइड भी गिवन होगा, ये 3 चीज गिवन होगा, ठीक है। बोलेगा कि 5 साइड है, 10 साइड है, फिर बोलेगा कि साइड का लेंथ क्या है, फिर बताएगा तुमको कि इंटरनल एंगल क्या है। अगर इंटरनल एंगल नहीं भी गिवन हो तो तुम निकाल सकते हो देन एंड देयर। इंटरनल एंगल अभी बताया ना, n-2 इंटू पाई अपॉन नंबर ऑफ अपॉन n।
तो वहां से तुम इंटरनल एंगल भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें साइड लेंथ पता है और तुम्हें एन का वैल्यू पता है तो ये जो थीटा ये भी निकल आएगा इंटरनल एंगल, अभी बताया इससे पहले। तो अल्फा प्लस अल्फा करोगे तो एन टाइम्स होगा, तो क्या होगा, एन अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई एन। अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई एन के। अब अगेन तुम देखो इस ट्रायंगल को मैं ना अलग से बना रहा हूं, ये क्वेश्चन में इसमें तुम ऐसे देखो, ये 90 डिग्री है ना इस ट्रायंगल में, देखो A1OM में देखो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल बचता है उसका सम 90 डिग्री होता है, तभी तो टोटल 180 होता है। इसका मतलब थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री। तो यहां पे क्या है कि ये जो थीटा बाई 2 है और अल्फा बाई 2 ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, बिकॉज थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही बात यहां लिखा है। अगेन अल्फा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स एज अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है A1OM, इसमें ये एंगल अल्फा बाई 2 है ना, इस पर tan अप्लाई कर दिया। ये एंगल जो है ना हमारा A1OM, इस पर tan अप्लाई किया। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, A1M बेस क्या OM, तो A1M अपॉन बेस OM लिख दिया। अब ये हमें पता है कि अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, पाई बाई एन के इक्वल है। तो हमें तो अल्फा में रिजल्ट रखना नहीं है, तो अल्फा बाई 2 को हमने पाई बाई एन कर दिया। तो tan पाई बाई एन किसके इक्वल हो जाएगा, A1M अपॉन OM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो A1M, हमें A1M इसका वैल्यू तो हमें पता है A/2, तो A/2 रख दिया। अच्छा, tan पाई बाई यहाँ पे क्या मिल रहा है, अच्छा ये OM को इधर ले गए, tan पाई बाई एन को नीचे ले गए, और ये A1M को ऑलरेडी छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे पास A1M किसके इक्वल हो गया, A/2, ये A1M किसके इक्वल हो गया, A/2। तो OM की वैल्यू क्या मिल गई, A/2 अपॉन tan पाई बाई एन। tan पाई बाई एन क्या होता है, cot पाई बाई एन। तो OM की वैल्यू मतलब क्या हो गया कि इस पॉलीगन के सेंटर से जो साइड पर परपेंडिकुलर है उसका जो लेंथ है OM, उसका वैल्यू हमें क्या मिला, A/2 इंटू कॉट पाई बाई एन। ठीक है ना, जो हमारा पॉलीगन है ना, उस पॉलीगन के सेंटर से जो साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ हमें क्या मिला, A/2 कॉट पाई बाई एन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द पॉलीगन। अच्छा एक बात ये याद रखते हो, ये बात ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स में बताया जा चुका है। ये पॉइंट दे दिया, ये लाइन दे दिया, और मैंने बोला कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ क्या है, तो ये डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाल के P डाल के बोलेंगे AP डिस्टेंस है, ये गलत हो जाएगा, AB डिस्टेंस होगा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारा OM क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो OM को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द साइड एंड सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो OM क्या है, इस साइड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया, या बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फ्रॉम द साइड। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइड है ना A1 A2, इस साइड का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, OM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो OM को क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द साइड। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यार रटने की जरूरत नहीं है, ये बस जो अभी समझा रहा हूं ना कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर ये कैलकुलेशन तुम्हें आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये रटना नहीं है, ये जो बता रहा हूँ ये बस समझ जाओ, एक बार सुन लो, कोई नहीं, ये नहीं कि फॉर्मूला को हम एकदम से बिल्कुल जोश में आ गए, उसके हम रट गए सारे फॉर्मूला को, एकदम झूल झूल के सारे फॉर्मूला रट, ये नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, तो tan अल्फा बाई 2 क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अच्छा इसमें तो tan लगा दिया इस ट्रायंगल में OA1M में। अब इसी ट्रायंगल में एक बार साइन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, A1M, बेस क्या है OM। तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 लगाया तो हमें क्या मिल गया, साइन अल्फा बाई 2 हमें मिला
A1M अपॉन OA1, A1M को रहने दिया, OA1 R के इक्वल है, OA1 किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो A1M किसके इक्वल हो गया, A1M इज इक्वल टू A अपॉन 2, A1M A अपॉन 2 हो गया, A1M की वैल्यू हमने डाल दी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 क्या मिल गया, A/2R, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, A अपॉन 2R। तो R की वैल्यू क्या मिल गई, रेडियस की वैल्यू क्या मिल गई, इस दो को इक्वेट करो, यहां से ये देखो, इस दो को इक्वेट करो, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस दो को इक्वेट करो, तो R किसके इक्वल होगा, A/2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, A/2 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 क्या होता है, कॉसेक अल्फा बाई 2। तो रेडियस का वैल्यू क्या मिल गया, A/2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 की जगह पाई बाई एन डाल दिया, क्यों, बिकॉज अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, पाई अपॉन एन के इक्वल है। तो हमें रेडियस क्या मिल गया, रेडियस जो है, जो पॉलीगन का रेडियस है वो किसके इक्वल मिल गया, A/2 इंटू कसेक कॉसेक पाई बाई एन। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, जैसे ये जो ये सब क्यों बताया जा रहा है वो बता रहा हूं। जैसे कि कोई अगर मान लो ऐसे सर्कल दे रखा है ना, यहाँ पे मान लो कोई हेक्सागन ऐसे दे रखा है, काफी गंदा सा बन गया, सॉरी। रेगुलर है, मान के चलो सारे साइड सेम है, हाथ से बना रहा हूं, ABCD। अब ये बताओ यहां पे क्या गिवन होगा, यहां पे गिवन होगा इसका साइड लेंथ, ठीक है, और ये इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड गिवन होगा यहाँ पे, तो n का वैल्यू क्या है, 6 है, और ये साइड लेंथ गिवन होगा, मान लो ये साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ये पॉलीगन का भी सेंटर है, हेक्सागन का भी सेंटर है, और ये सर्कल का भी सेंटर है। तो इस सेंटर से किसी भी साइड पर ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, A/2 इंटू कॉसेक ऑफ, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया ना, A/2 इंटू कॉसेक ऑफ पाई, ये तो R निकल गया इस फॉर्मूले से, OM A/2 इंटू टेन थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तब तो सीधे वैल्यू प्लग करोगे, जो हमारा पॉलीगन गिवन है उसके साइड को यहाँ प्लग करोगे, जो एंगल थीटा गिवन है, मतलब पॉलीगन है तो ये भी एंगल मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा ना, ये एंगल थीटा, ये थीटा कैसे मिलेगा, n-2 इंटू पाई अपॉन n का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 6, ये क्या 2π/3, ये एंगल थीटा खुद ही मिल जाएगा। नंबर ऑफ साइड गिवन है ना, और साइड लेंथ गिवन है, अगर सिर्फ नंबर ऑफ साइड गिवन है और पॉलीगन रेगुलर है तो इसका इंटरनल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कहने का क्या मतलब है कि ये R क्या मिल गया, अभी तक हमने क्या निकाला, एक तो सेंटर से जो हमारा पॉलीगन है उसके साइड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज OM निकाला। दूसरा हमने क्या निकाला, इस पॉलीगन का रेडियस निकाला। तो पॉलीगन का रेडियस बोलने का मतलब इस पॉलीगन के क्रॉसपॉन्डिंग, इस पॉलीगन को जब तुम एक सर्कल, जब इस पॉलीगन को जो सर्कमस्क्राइब करेगा ना, तो उस सर्कल का रेडियस निकाला। जैसे मैं बोलूं कि इस पॉलीगन का मैं रेडियस निकाल रहा हूं हेक्सागन का, इसका मतलब है कि इस हेक्सागन को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब करेगा, सर्कमस्क्राइब का मतलब इसके वर्टेक्स से पास करेगा, तो इस केस में जो सर्कल होगा उसके रेडियस की बात कर रहे हैं। तो ये R हमारा क्या होगा, R हमारा हो जाएगा, ये वाला जो रेडियस है ना इसकी बात कर रहे हैं, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/2 इंटू कॉसेक पाई बाई एन, डिस्टेंस ऑफ, ये तो ये रेडियस हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। हाँ, अब ये जो रेडियस क्या होता है, जो पॉलीगन का रेडियस क्या होता है, अगर मान लो इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर से ये जो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, यही होता है ना रेडियस, ये सर्कल का रेडियस होगा,
सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला के ज्वाइन कर दो तो रेडियस हो जाएगा। बट इस पॉलीगन का रेडियस क्या होगा, पॉलीगन के वर्टेक्स से सर्कल के सेंटर या वर्टेक्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये रेडियस हो जाएगा। तो वो आर आ जाएगा। ये जो आर है ना, ये बात को ध्यान में रखो, ये जो आर हमने यहां निकाला है ना, ये आर है क्या, ये जो आर निकाला है ये आर क्या है, ये है पॉलीगन के सेंटर से पॉलीगन के वर्टेक्स का डिस्टेंस। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एन साइडेड पॉलीगन है, इसको जो एक सर्कल सर्कमस्क्राइब जो करेगा, उस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का ये रेडियस है। ठीक है, अब इसको देख लो, ए तो गिवन होगा, मतलब पॉलीगन का साइड गिवन होगा, पॉलीगन में ये भी गिवन होगा कि कितने साइड्स हैं, तो वहां से तुम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो या पॉलीगन का रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक रखो, अभी वीडियो लंबी होने वाली है। अब ऑप्शन तो दो ही है, या तो मैं वॉइस क्लास से चैट करके तुम्हारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दूं, या फिर मैं सिलेबस कट करूं, या फिर मैं लंबा वीडियो लेक्चर बनाऊं। यही है, तीन ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि तुम हम लोग के व्हाट्सएप में तुम लोग का क्या करूं, मैं मतलब वॉइस मैसेज से पढ़ा दूं, तो वॉइस मैसेज से पढ़ाऊंगा तो मोस्टली बच्चे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम्हें सिलेबस कट करके एनसीईआरटी खींच दूं, तो वो हमारा चला जाएगा। जब कम वीडियो बनेगा, अभी इतने वीडियो में ना एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्री, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन टॉपिक है ना, वो अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करता ना, तो अभी हमारा एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस 4-6 मतलब आधे आधे घंटे का जो वीडियो बना के मैं सेंड करता हूँ ना 35 मिनट का, इस 35 मिनट के 4 से 5 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता एनसीईआरटी से। बट अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी तो हमने साइन a+b का फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है। तो कहने को सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कुछ नहीं आए, कुछ नहीं सीखो, तो ऐसा सिलेबस कंप्लीट करने का क्या बेनिफिट है। चलो फिर, ओके।